जीवन में क्या बहुत ज़रूरी है। गुड इवनिंग, स्टार्ट है। तो ये मोटिवेशनल क्लास नहीं है, लेकिन तुम लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक जहाज़ पर कुछ टाइल्स और कुछ मूर्तियाँ जाती रहती हैं। तो जैसे ही टाइल्स मूर्ति को देखती है तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। तो मूर्ति उससे पूछती है, भाई तुम रो क्यों रही हो? तो टाइल्स कहती है कि तुम भी उसी खदान से निकली हो, मैं भी उसी खदान से निकली हूँ। तुम्हारी भी क्वालिटी वही है, मेरी भी क्वालिटी वही है। तुम भी उसी जहाज़ से जा रहे हो, मैं भी उसी जहाज़ से जा रहा हूँ। तुम्हारा भी डेस्टिनेशन वही है, मेरा भी डेस्टिनेशन वही है, लेकिन एक अंतर है। बोले क्या? बोले तुम जाओगे तो मंदिर में स्थापित हो जाओगे, लोग तुम्हारे ऊपर फूल माला चढ़ाएंगे, तुम्हारी क्या करेंगे? पूजा करेंगे। अब मुझे जो है नीचे फर्श की तरह बिछा दिया जाएगा और लोग मुझे अपने पैरों से क्या करेंगे? रौंदेंगे। तो मूर्ति क्या कहती है कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन एक अंतर है। बोले जिस दिन मेरे नाक बन रहे थे, कान बन रहे थे, हाथ बन रहे थे, यानी कि जिस पत्थर को तराशा जा रहा था आकार देने के लिए, उस दिन मुझे दर्द हुआ, लेकिन मैं क्या कर गई? बर्दाश्त कर गई। इसलिए आज मैं क्या बन गई? मूर्ति। और जब तुम्हारे ऊपर पत्थर चला, तुम्हारे ऊपर जब छेनी चली, तो तुम बर्दाश्त नहीं हो पाए, इसलिए तुम क्या बन गए? टाइल्स। तो मेरा कहने का मतलब है, जीवन में जब आप चलोगे तो बहुत सी समस्याएं आएंगी। पैसे की कमी आएगी, लोग कमेंट करेंगे, बहुत से संसाधन परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य की ओर अडिग हो, अंगद की तरह, अंगद के पाँव की तरह अगर आपने अपने लक्ष्य को बना रखा है, जमा रखा है और हर हाल में तैयार हो, किसी भी परिस्थिति में हम अडिग अपने पथ से क्या, अपने उद्देश्य से हटेंगे नहीं, तो आप वहाँ तक पहुँचोगे। नहीं तो लोग बेटा आपको पहुँचाने से पहले पैर खींचने वाले बहुत मिलेंगे। आ रही बात समझ? तो एक टाइल्स और मूर्ति की कहानी का यही है कि कोई व्यक्ति आसानी से किसी बुलंदी को नहीं पहुँच पाता, एक दिन में कोई वो नहीं करता है। हम लोग देखते हैं कि उसने IAS टॉप कर दिया, PCS टॉप कर दिया और ये बोले टॉपर है, लेकिन आप जाके देखो ना कि उस एक दिन के टॉप करने के लिए उसने कितनी रातें मेहनत की होगी, कितनी रात जागा होगा, कितने कमेंट सुने होंगे, कितनी परेशानियों को झेला होगा, और उसको झेलने के साथ वो टूटा नहीं, इसलिए वो अपने लक्ष्य को पा सका। नहीं तो बीच में किसी ने कमेंट किया, छोड़ दिया, घर बैठ गए। बन जाओगे टाइल्स। टाइल्स का मतलब समाज के आम आदमी बन जाओगे, घूमो इस पान ठेले से लेकर उस पान ठेले तक। तो मेहनत करो मेरे भाई, समस्याएं तो आने वाली हैं जीवन में, कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिलने वाली। उसके लिए आपको बहुत कुछ अपना त्यागना होगा, बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा और अपना 100% एफिशिएंट क्या करना होगा, क्षमता आपको अपनी देनी होगी। ठीक है, चलो आज की जो हमारी क्लास है वो है कैबिनेट मिशन। लेकिन कैबिनेट मिशन पर चलने से पहले हम लोग जो है 1945 की कुछ घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। और कैबिनेट मिशन से पहले भारत में एक रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, रॉयल नेवी विद्रोह हुआ 1946 पे, उस पर भी चर्चा करने के बाद जो है हम आएंगे किस पे? कैबिनेट मिशन पर। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? (1945) की बात नहीं मेरे भाई, प्रमुख घटनाएं। दो पार्ट में हम क्लास को लेंगे, क्योंकि क्लास लंबी खींचेगी थोड़ा सा, क्योंकि लगभग मुझे लगता है 1.5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, आप लोग वो होने लगेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी तक देख लिया क्या कहना चाहिए आपका। अभी हमने चर्चा कर ली, अगस्त प्रस्ताव की भी बात कर ली, उसके बाद से हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात कर ली। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद जो है हम लोगों ने क्रिप्स मिशन की विफलता को भी देखा। क्रिप्स मिशन की विफलता के साथ साथ जो है हम लोगों ने गांधी द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन, उसकी भी चर्चा कर ली। और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो है हम लोगों ने राजगोपालचारी फार्मूला पे चर्चा किया। राजगोपालचारी फार्मूला के साथ साथ हम लोगों ने किस पे? वेवेल प्लान पे चर्चा की। और वेवेल क्या है, इस समय वायसराय था, उसी ने क्या किया था? जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? वेवेल प्लान। और उसी वेवेल प्लान पे जो है वार्ता करने हेतु क्या किया गया था? शिमला में सम्मेलन, जो वो सम्मेलन भी क्या हो गया? विफल हो गया।
तो इधर अगर देखें 1945 की जो सबसे प्रमुख घटना है, अभी भी क्या चल रहा है, यानी सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, और वो वर्ल्ड वॉर अभी क्या है, चल रहा है। और इस समय की जो सबसे बड़ी घटना है वो है 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के 2 शहर हिरोशिमा और क्या, नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान ने क्या, अमेरिका ने क्या किया, परमाणु बम, क्या किया, परमाणु बम गिराया। और ये किसी युद्ध में पहली बार परमाणु बम का क्या किया गया था, विस्फोट किया गया था। और इस परमाणु बम के कारण इतना ज़्यादा जनसंहार हुआ, इतने ज़्यादा आर्थिक, प्राकृतिक, भौतिक सभी प्रकार के संसाधन क्या हुए, बर्बाद हुए, कि तुरंत जो है जापान ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण। और जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध जो है, समर्पण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया, सेकंड। और द्वितीय विश्व युद्ध की आधिकारिक समाप्ति की जो घोषणा है वो 2 सितंबर 1945 की ये घटना है। यानी 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका द्वारा क्या किया जाता है, हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के 2 शहर है, इस पे परमाणु बम गिराया जाता है। और इस परमाणु बम के जनसंहार, आर्थिक संसाधनों के बर्बादी इत्यादि को देखते हुए, विध्वंसक मंजर को देखते हुए जापान द्वारा क्या कर दिया जाता, आत्मसमर्पण। और इस आत्मसमर्पण के साथ ही 2 सितंबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, समाप्त। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर हम देखेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा कहाँ गया है, यूरोप में लड़ा गया है। कहाँ लड़ा गया है, यूरोप में लड़ा गया। और किसके किसके बीच में, मैंने पहले ही बताया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, है ना। मित्र राष्ट्र में कौन है, ब्रिटेन और फ्रांस, इनके सहयोगी कौन है, सोवियत संघ और अमेरिका। और उधर धुरी राष्ट्र में कौन है बेटा, इटली है, जर्मनी है, जापान है। क्लियर है। तो यहाँ पर मित्र राष्ट्र जो हैं कौन, ब्रिटेन और फ्रांस जीत तो गए बेटा युद्ध को, लेकिन अब ये सुपर पावर नहीं रह गए। जो वैश्विक परिदृश्य में इनकी जो शक्ति थी वो शक्ति अब नहीं रह गई, बल्कि अब सुपर पावर कौन हो चुका है, यूएसए और यूएसएसआर। और आज भी वर्ल्ड के 2 सुपर पावर हैं, कहने के लिए बहुत सारे हो चुके हैं, इंडिया भी उसमें अब शामिल होने लगा है, लेकिन एब्सोल्युटली आज भी जो अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में 2 ही सुपर पावर हैं, रूस और कौन, यूएसए। तो 1945 की पहली घटना जो है वो ये है कि अमेरिका द्वारा जो है नागासाकी, हिरोशिमा पे परमाणु बम, उसके कारण जापान द्वारा क्या किया गया, आत्मसमर्पण। और इस आत्मसमर्पण के फलस्वरूप 2 सितंबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया, समाप्त हो गया। इससे प्रभाव क्या पड़ा, इससे प्रभाव क्या पड़ा कि मित्र राष्ट्र जीत तो गए, लेकिन इन्होंने अपनी सुपर पावर की जो क्षमता थी उस क्षमता को क्या कर दिया, खो दिया। और इनकी जगह जो है विश्व में सुपर पावर के रूप में कौन उभर कर आ गए, यूएसए और सोवियत संघ, जो आज भी किसी ना किसी रूप में क्या है, विद्यमान है। ठीक है। दूसरी चीज़, अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है बेटा, विंस्टन चर्चिल। कौन है, यही है ना। किस पार्टी से है, कंजर्वेटिव पार्टी से। आप लोगों के लिए होमवर्क है, यहाँ पर मैंने जानबूझ के बम का नाम नहीं लिया, एक बम का नाम था लिटिल मैन, एक बम का नाम था फैट मैन। ठीक है। लिटिल मैन को किस पे गिराया गया था, फैट मैन को किस पे गिराया गया था, वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। बताओगे ना, जानबूझ के नहीं बोला मैंने, ताकि आप थोड़ा सा वो कर, क्योंकि आपके एग्जाम से मिलेंगे यहाँ से क्वेश्चन, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है यहाँ पर कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, विंस्टन चर्चिल ही थे। और किस पार्टी से थे ये, कंजर्वेटिव। जिस तरीके से हमारे यहाँ बहुत से राजनीतिक दल है, उस समय वहाँ पे आज भी वहाँ पर जो है सबसे बड़े दल के रूप में कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी ही है। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना क्या, इसी बीच
ब्रिटेन में क्या होते हैं? आम चुनाव होते हैं। आम चुनाव में कौन दो पार्टियां होंगी? कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी। अब युद्ध में कितने साल से लगा है? 1939 से लगा है। कौन? ब्रिटेन। और जो भी देश आप कल्पना करो युद्ध जैसी स्थिति में 6 साल अपना समय लगा दे तो उसका व्यापार, वाणिज्य, हर प्रकार का संसाधन क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वहाँ के जनमानस में क्या है? आक्रोश था। ब्रिटेन के निवासियों में क्या था? आक्रोश था, क्योंकि ब्रिटेन ने इतनी तरक्की किसके बल पे की थी? अपने व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से ही इतने साल तक क्या किया? पूरे वर्ल्ड पे राज्य किया, पूरे महाद्वीपों में अपने जगह जगह पे क्या किया? उपनिवेश स्थापित किया। और वो गतिविधियाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हो गई? बाधित हो गई। और वहाँ की जनमानस में वहाँ की तत्कालीन गवर्नमेंट के प्रति क्या है? आक्रोश है। और वो आक्रोश जो है, ये चुनाव जो होता है उसमें स्पष्ट रूप से हमको देखने को मिलता है कि चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी क्या हो जाती है? हार जाती है। क्या हो जाती है? हार जाती है। और उसकी जगह लेबर पार्टी, कौन? लेबर पार्टी बहुमत में आती है। और लेबर पार्टी के तत्कालीन नेता क्लीमेंट एटली, कौन बेटा? क्लीमेंट एटली क्या बनते हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। क्या बनते हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। और जब ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इनको मालूम है कि इस समय इंग्लैंड की वास्तव में स्थिति क्या है। इनको मालूम है कि वर्तमान में इंग्लैंड की वास्तविक स्थिति क्या है। अब इनको जो भी सोच समझ के निर्णय लेना है वो इंग्लैंड के हित में लेना है। इस पॉइंट को मेरी ध्यान में रखना, क्योंकि अगले टॉपिक को मैं यहाँ को रिलेट करने वाला हूँ, है कि नहीं? ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने पिछला भी पढ़ा, भारत में प्रांतीय चुनाव कब हुए थे? 1937। उसके बाद से मैंने कहीं चुनाव की बात की क्या? नहीं। इन्होंने सबसे पहले जब वहाँ पे ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में गठित हो गई, और क्लीमेंट एटली जब ब्रिटेन में क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए, तो उन्होंने कहा कि 1937 के बाद भारत में क्या है? चुनाव नहीं हुए हैं, सबसे पहले वहाँ भी क्या कराए जाएंगे? चुनाव। और दिसंबर 1945 में, कब? दिसंबर 1945 में केंद्रीय असेंबली और 11 ब्रिटिश प्रांतों के लिए क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। केंद्रीय असेंबली में लगभग 90% वोट पाती है कौन? कांग्रेस। और ये निर्विवाद रूप से क्लियर हो जाता है कि भारत में अगर कोई सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, भारतीयों का कोई अगर नेतृत्व करती है, तो वो कौन है? कांग्रेस। और 11 ब्रिटिश प्रांतों में से जो पहले हम लोगों ने देखा था 8 प्रांत, 11 ब्रिटिश प्रांतों में से पुनः जो है 8 प्रांतों में इसके द्वारा क्या किया जाता है? सरकार का गठन। 3 जो प्रांत हैं उन 3 प्रांतों में सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में मुस्लिम लीग, अब पंजाब में क्या है? गठबंधन की सरकार बनती है। लेकिन जो केंद्रीय असेंबली है इसमें जो अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीट थी उन सभी सीटों को क्या कर लेती है? मुस्लिम लीग जीत लेती है। तो यहाँ 2 चीज़ें उभर के आ जाती है, यानी कि भारत में अगर मुस्लिमों का कोई प्रतिनिधित्व करने वाली, रिप्रेजेंट करने वाली कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो कौन है? मुस्लिम लीग। वो स्पष्ट कर देती है आरक्षित सीटों को जीतने के बाद। तो 1945 की पहली घटना क्या है? आपका जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम। दूसरी प्रमुख घटना क्या है? 1945 में ही ब्रिटेन में क्या है? आम चुनाव। वहाँ पे क्या हो रहा है? सत्ता परिवर्तन। कंजर्वेटिव चर्चिल की जगह कौन आते हैं? लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। और भारत में भी क्या होते हैं? केंद्रीय असेंबली और क्या है? प्रांतों के लिए चुनाव होते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी घटना देखने को मिलती है भारत में, वो मिलती है बेटा 18 फरवरी 1946, रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह। कौन सा? रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह, नाविक विद्रोह। रॉयल इंडिया नाविक विद्रोह जो है ये बेटा, इसको स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो तो मैं मिटा दूँ, फिर मैं अपने टॉपिक पे आए। मिटा दें इसको,
लिखना ही है। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूज़न अगर है तो पूछ लो। क्यों छोटू, नहीं है ना? चलो, रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह जो है ये हुआ कहाँ था? तो ये विद्रोह जो हुआ था बेटा, डेट के साथ ध्यान रखना, 18 फरवरी 1946 रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह जो है ये हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। अब विद्रोह जो है क्यों हो गया, इसके क्या कारण थे? तो सबसे बड़ा कारण ये था विद्रोह का कि इस समय जो आपका क्या कहना चाहिए, नेवी के जो सबसे बड़े कमांडर हैं उनका नाम है FM किंग। क्या नाम है? FM किंग। और वो FM किंग जो है अब समझ लो, ये विद्रोह जो हुआ था बम्बई में किस जहाज़ पे हुआ था? HMIS तलवार नामक जहाज़ पर हुआ था। और इस समय भारत में नेवी के जो सबसे बड़े कमांडर हैं वो कौन है? FM किंग। क्या है? नेवी कमांडर। ठीक है, थोड़ा सा इस जहाज़ का नाम भी ध्यान में रखना, कई बार पूछ लेता है कि रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह जो है किस जहाज़ पे हुआ था। तो उस जहाज़ का नाम जो है HMIS तलवार। ये जहाज़ कहाँ पर है? बम्बई। और इसी पे जो नाविकों द्वारा विद्रोह किया गया, उसी विद्रोह को हम क्या कहते हैं? रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह। और ये विद्रोह जो है 18 फरवरी 1946 को हुआ था। और इस समय भारत में नेवी कमांडर कौन है? FM किंग। कौन है? FM किंग। इस विद्रोह के कई कारण थे। पहला तो नाविकों के साथ नक्सली भेदभाव, जातिगत टिप्पणी, तथा खराब भोजन इत्यादि। क्या? इत्यादि। कहने का मेरा मतलब है ये विद्रोह इसलिए हुआ था कि जो FM किंग था ये नाविकों के साथ क्या करता था? नक्सली भेदभाव। यानी नक्सली का मतलब गोरे लोगों को ज़्यादा वेतन, अच्छा वेतन, सम्मान देना, भारतीयों को क्या सम्मान से ना देखना, जातिगत इनके ऊपर टिप्पणी करना, खराब भोजन वहाँ के नाविकों की अपेक्षा, जो नेवी में जो वहाँ के अधिकारी उनकी अपेक्षा भारतीय जो थे नेवी में उनके साथ क्या करना, ये। तो इन सब बातों को लेकर क्या था? आक्रोश था। और ये आक्रोश और कब बढ़ गया? BC दत्त। किसके द्वारा? BC दत्त नामक नाविक द्वारा, नेवी अधिकारी द्वारा इस जहाज़ की दीवार पर लिख दिया गया भारत छोड़ो। क्या लिख दिया गया? भारत छोड़ो। और इसको लिखने के कारण इसे क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया। ये आपसे पूछेगा कि HMIS तलवार जो जहाज़ है उसकी दीवार पर किसने भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो शब्द लिख दिया था? किसने लिख दिया था? BC दत्त ने लिख दिया था। किसने लिख दिया था? BC दत्त ने। और इसके कारण इस BC दत्त को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। तो पहले से कई कारण तो विद्यमान थे ही, दूसरा क्या कर लिया? BC दत्त को भी इन्होंने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। तो इन आक्रोशों के कारण मुंबई में HMIS तलवार नामक जहाज़ पर नाविकों द्वारा जो विद्रोह किया गया, उसी विद्रोह को विद्रोह कब किया गया? 18 फरवरी 1946। उसी विद्रोह को क्या कहते हैं? रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह। क्या कहते हैं? रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह। और इस समय जो है नेवी का कमांडर इन चीफ कौन है भारत में? FM किंग। ठीक है। इस विद्रोह के समर्थन में जन हड़ताल भी हुआ। क्या हुआ? बहुत ज़्यादा जन हड़ताल भी बम्बई में, अन्य कई जगहों पे, कराची की नाविकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अंबाला और जो है जबलपुर के सैनिकों ने क्या कर दिया? इस विद्रोह के समर्थन में उन्होंने भी वहाँ क्या कर दिया? विद्रोह कर। तो कुल मिलाकर आगे चलकर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना,
द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के बाद इन नाविकों ने क्या किया, आत्मसमर्पण किया, तब जाके विद्रोह क्या हो पाया, शांत हो पाया। कैबिनेट मिशन से पहले की एक घटना है, एक दिन पहले, घोषणा के एक दिन पहले की, इसलिए इस टॉपिक को यहाँ मुझे बोलना पड़ा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1946 को हुआ था। कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। किस जहाज़ पर हुआ था, HMIS तलवार नामक जहाज़ पर हुआ था। इस समय नेवी का कमांडर इन चीफ भारत में कौन है, FM किंग है। विद्रोह का कारण क्या था, नाविकों सैनिकों के साथ क्या, नक्सली भेदभाव, जातिगत टिप्पणी, खराब भोजन, साथ ही साथ BC दत्त नामक नाविक द्वारा जो है जहाज़ की दीवार पर क्या लिख दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जिसके कारण उसे क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया। इन सारे आक्रोशों के कारण ही ये विद्रोह हुआ था। आखिरकार आगे चलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के हस्तक्षेप के कारण नाविकों द्वारा क्या किया गया, आत्मसमर्पण किया गया, तब जाके ये विद्रोह क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब आप समझो इसको क्यों समझाना है। कितने सैनिक ले आए थे जब ब्रिटेन यहाँ पर आया, अपना उपनिवेश स्थापित किया, तो क्या पूरा ब्रिटेन आके भारत में बस गया है? तो कहीं ना कहीं भारतीयों को ही सेना में भरा और इन्हीं के माध्यम से यहाँ के विद्रोह को क्या किया, कुचला। लेकिन अब ये सैनिक भी जो है क्या हो चुके हैं, इनका साथ छोड़ दें। क्या हो चुके हैं, इनका साथ छोड़ दें। तो कहीं ना कहीं आगामी स्तर पे अंग्रेज़ों को क्या, ये बात भी सोचने पे मजबूर कर रहा है कि जिन भारतीय सैनिकों के बल पर हमने 250 साल शासन किया, अब वो सैनिक भी हमारा साथ छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अब वो सैनिक भी हमारा साथ छोड़ें। अब इस प्रकार की परिस्थितियां बनने लगी हैं कि उनको कहीं ना कहीं बाध्य होकर भारतीयों को क्या करना पड़ेगा, स्वतंत्र करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्वतंत्र करना पड़ेगा। अब हम इस टॉपिक को ही कोरिलेट करेंगे कैबिनेट मिशन से। किससे करेंगे, कैबिनेट मिशन से। जिसको लेना हो स्क्रीनशॉट ले ले, लिखाना तो है मुझे, मैं फिर कैबिनेट मिशन पे आऊँ। ठीक है, किस पर चर्चा करेंगे हम लोग, कैबिनेट मिशन पे। ये विद्रोह जो है आत्मसमर्पण इन्होंने किया था 23 फरवरी 1946। ठीक है, ठीक है, 18 फरवरी को प्रारंभ हुआ था, 23 फरवरी 1946 को इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। किसके हस्तक्षेप से, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के हस्तक्षेप से। मार्च 1946। तो जिस दिन विद्रोह प्रारंभ हुआ उसके दूसरे दिन ही, यानी 18 फरवरी 1946 को विद्रोह क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। उसके दूसरे दिन ही 19 फरवरी 1946 को इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री कौन है, एटली द्वारा, क्लीमेंट एटली द्वारा संसदीय मिशन की, कैबिनेट मिशन की क्या की जाती है, घोषणा की जाती है। संसदीय मिशन का मतलब है, इसे एक संसदीय, हिंदी में क्या कहेंगे, यानी हमारे प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में जो आपके वित्त मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, सब क्या कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। तो यानी कहने का मेरा मतलब है इटली द्वारा क्या किया जाता है, वहाँ के उसके कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनके नेतृत्व में भारतीयों से वार्ता करने के लिए, राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए जो मिशन भेजा गया, उसी मिशन को क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैबिनेट। ये शब्द आया कहाँ है, यानी कि उनके मंत्रिमंडल के मंत्री आए थे। क्या आए थे, उनके मंत्रिमंडल के मंत्री आए थे, इसलिए इसका नाम क्या है, कैबिनेट मिशन या संसदीय मिशन। आई बात समझ में, पहली चीज़। और इसकी घोषणा क्लीमेंट एटली द्वारा कब की जाती है, 19 फरवरी 1946 को। कब की जाती है, 19 फरवरी 1946 को। अब इसमें जो है, मैं अभी मंत्रियों का नाम नहीं लूँगा, इस मिशन को क्यों भेज रहा है वो,
इस मिशन को इसलिए वो भेज रहा है, आप समझ लो। पहले तो अब ये जान चुका है, जब ये प्रधानमंत्री बना तो मैंने पहले ही बताया कि जान चुका है कि अब जो है पहले वाली स्थिति नहीं है। पहले वाली स्थिति है क्या? नहीं है। अब सुपर पावर कौन है? यूएस है। अब सुपर पावर कौन है? यूएसआर है। भले ये युद्ध में जीत गए हैं, लेकिन इन 5 सालों में युद्ध के दौरान इनका क्या हुआ है? बहुत सा संसाधन क्या हो गया? बर्बाद हो गया। ये लोग कहीं ना कहीं सैन्य रूप से, आर्थिक रूप से क्या हो चुके हैं? कमज़ोर हो चुके हैं। अब ये चाहता है कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि जिससे इंग्लैंड को पुनः क्या किया जा सके? खड़ा किया जा सके। अगर उपनिवेश में भी इस प्रकार की, अगर वो अपने उपनिवेशों की ओर ध्यान दे लेंगे तो इंग्लैंड की स्थिति क्या हो जाएगी? खराब। तो वो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मिशन को क्या करता है? भेजता है, पहली चीज़। दूसरा क्या है? वो देख चुका है कि अब भारत में राजनीतिक जागरूकता जो है बड़े पैमाने पे क्या हो चुकी है? जागरूक हो चुकी है। भारत छोड़ो आंदोलन जिसको हम कह सकते हैं, जो है ना, भारत छोड़ो आंदोलन में सभी महत्वपूर्ण नेता क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। उसके बावजूद भी आंदोलन क्या है? विस्तृत रूप धारण कर चुका है। तो उसको ये मालूम था कि एक तो इंग्लैंड की अब ये पोजीशन नहीं है और इंग्लैंड के हितों को ध्यान में रखना, ना कि उपनिवेश के हितों को। दूसरी चीज़, भारत में भी अब क्या हो चुकी है? बहुत ज़्यादा राजनीतिक जागरूकता आ चुकी है। और तीसरी चीज़, वो देख रहा है कि भारत में सांप्रदायिक दंगे क्या हो चुके हैं? प्रारंभ हो चुके हैं। और इन सांप्रदायिक दंगों के दौरान क्या कोई व्यापारिक गतिविधियां हो सकती है? कुछ हो सकता है? कोई ऐसी जगह नहीं होगा ना। तो उनसे उनके आर्थिक हित जो है अब नहीं सधने वाले। उनको लग रहा है कि जो पहले ये भारत है, अभी भी वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनको इस बात का आभास हो चुका है कि पहले जो सोने की चिड़िया थी अब वो वाली बात नहीं है। यहाँ पे कुछ सांप्रदायिक दंगे चल रहे हैं। पृथक राष्ट्र की मांग कर रहा है मुस्लिम लीग, कांग्रेस जो है आज़ादी की मांग कर रही है, और इस सांप्रदायिक दंगे में वाणिज्य व्यापार सब क्या हो चुका है? प्रभावित हो चुका है। और इंग्लैंड स्वयं जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भले ही जीत गया, लेकिन सभी तरीके से वो क्या हो चुका है? बर्बाद हो चुका है। तो इस समय उसकी प्राथमिकता क्या है? उसकी प्राथमिकता है कि इंग्लैंड के आर्थिक हितों को क्या करना? ध्यान में रखना, ताकि इंग्लैंड को पुनः जो है खड़ा किया जा सके। तो उसके लिए उसकी समस्या क्या है कि भारत कोई ऐसा मिशन भेजे जो भारत में राजनीतिक गतिरोध है, वो गतिरोध क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। क्या हो जाए? गतिरोध समाप्त। उन्हीं राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के उद्देश्य से 19 फरवरी 1946 को क्लीमेंट एटली द्वारा जो है कैबिनेट मिशन की क्या की जाती है? घोषणा की जाती है। और उसके कैबिनेट के 3 मंत्री, एक तो तत्कालीन समय में जब ये चुनाव जीता, प्रधानमंत्री बना, तो लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस, लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस को इसने क्या नियुक्त किया? भारत सचिव। क्या? भारत सचिव, जो उसके कैबिनेट में शामिल था। ठीक है। दूसरा, स्टैफोर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। और तीसरा क्या है? एवी अलेक्जेंडर, नौसेना प्रमुख या अध्यक्ष जो भी है। यानी कि उसने 19 फरवरी 1946 को भारत से राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए अपने कैबिनेट स्तर के 3 मंत्रियों के नेतृत्व में जिस मिशन को भेजा, उसे ही हम क्या कहते हैं? संसदीय मिशन या कैबिनेट मिशन। और ये मिशन जो है किसके नेतृत्व में आया था? लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। किसके नेतृत्व में आया था? लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। और इस कैबिनेट मिशन में 2 अन्य सदस्य जो थे वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये 1942 में भी आ चुके थे चर्चिल के समय में क्रिप्स मिशन के रूप में। और दूसरे कौन है? एवी अलेक्जेंडर। और ये मिशन जो है 24 मार्च, कब बेटा? 24 मार्च 1946 को कहाँ पहुँचा? भारत पहुँचा। और भारत की राजनीतिक स्थिति को देखने के बाद, कुछ नेताओं से वार्ता करने के बाद, मई 1946 में क्या की? मई 1946 में इसने अपनी क्या की? रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्या प्रस्तुत की? रिपोर्ट प्रस्तुत की। और उस रिपोर्ट पे जो है
क्योंकि रिपोर्ट को अगर शामिल कर लेंगे तो आप लोगों के दिमाग से सारी चीज़ें निकलने लगेंगी। उस रिपोर्ट पे हम क्या करेंगे, आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमको ये समझ में आना चाहिए, ये कैबिनेट मिशन जब भेजा है तो यहाँ पर स्थितियाँ एकदम क्लियर हो चुकी है क्लीमेंट एटली के दिमाग में कि अब एक निर्णायक निर्णय लेना है। उसको मालूम है कि अब ब्रिटेन की, इंग्लैंड की वो क्या है, राजनीतिक आर्थिक स्थिति वैश्विक परिदृश्य में नहीं है, बल्कि उसको किसे ध्यान में रखना है, इंग्लैंड के हितों को ध्यान में रखना है। किसे ध्यान में रखना है, इंग्लैंड के हितों को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, भारत में भी अब बहुत ज़्यादा राजनीतिक जागरूकता क्या है, आ चुकी है। और भारत में जो राजनीतिक गतिरोध चल रहे हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, उस राजनीतिक गतिरोध के कारण भारत में क्या प्रारंभ हो चुका है, सांप्रदायिक दंगे। और इस सांप्रदायिक दंगे में ब्रिटेन के वाणिज्य व्यापार वाले जो भी हित है वो भारत में अब सधने वाले नहीं है। दूसरी चीज़, वो इसको ये इस बात का भी अब आभास हो चुका है कि अब तो सेना वगैरह में भी क्या हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, जिनके बल पे यहाँ के विद्रोहों का ये क्या करते थे, दमन करते थे, यहाँ के शासन को क्या करते थे, चलाते थे। तो इन्हीं सब परिस्थितियों में इन राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए उसके द्वारा क्या किया जाता है, 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा की जाती है। ये कैबिनेट मिशन जो है 3 सदस्यीय है। इस आता किसके नेतृत्व में, लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस जो तत्कालीन समय में भारत सचिव के पद पर है। दूसरे 2 सदस्य जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे जो है एवी अलेक्जेंडर। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन क्या करता है, भारत पहुंचता है और मई 1946 में कैबिनेट मिशन अपनी योजना क्या करता है, प्रस्तुत करता है। योजना पे हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हमको 1945 की घटना ध्यान में रखना है। बेटा लोरी नहीं सुना रहा हूँ मैं, मारूंगा पटक के, बुद्धि तुम्हारी सही हो जाएगी, ठीक है। तो मार्च 1945 की प्रमुख घटनाओं को ध्यान में रखना है। जापान पे परमाणु हमला, 45 में ब्रिटेन में आम चुनाव, 45 में भारत में क्या है, आम चुनाव, और 46 में रॉयल नेवी विद्रोह को ध्यान, ठीक है। उसके बाद जो है कौन है आपका, कैबिनेट मिशन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग कल आप लोगों से, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, शेयर ज़रूर किया करिए, कमेंट भी किया करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल। मैंने आज भी देखा कि आप लोग ऑफलाइन पढ़ने के बाद भी मेरी वीडियो को नहीं देखते हो, कोई कमेंट नहीं डालता है। कम से कम बाहर से कोई नहीं आ रहा तो कम से कम आप डालोगे तो मुझे समझ में तो आएगा बेटा कि आप सुन लिए, बोले सर ने समझा दिया, थोड़ा सा वो होना चाहिए, ठीक है। तो ओके, कल मिलते हैं क्लास में नेक्स्ट टाइम।